कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पर। आज हम आरआरबी का जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम सब है, चाहे ग्रुप डी का हो, यूजी का हो और आने वाले भी जो एग्ज़ाम होते हैं एलपी टेक्नीशियन, जिसका भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है आज हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, उसके लिए हम लोग आज तैयारी करेंगे। उसका क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो बेसिक है कि डीपीएसपी जो है, जो फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी बोरोड। मतलब डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में नीति निदेशक कहते हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। अब इसमें जो रिलेटेड फैक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा उद्देश्य रहता है कि एक क्वेश्चन से 3-4 फैक्ट आपको याद हो जाए, तो एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो इसे देख लीजिए कि डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी के बारे में बात करता है और ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि ये जो है कोर्ट में जा कर के आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसएसआर, मतलब रशिया से। पहले यूएसएसआर था, अब रशिया हो गया, तो वो यूएसएसआर से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका यही हिंदी में है, मैंने हिंदी में ही समझाया है। जिसको हिंदी चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षा करने और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 38। इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट वाला पेपर हुआ था, CBT 2 वाला, उसमें ये वाला पूछा भी था। तो आर्टिकल 38 सब जल्दी लोग देखते नहीं हैं, तो ये जो है इस बार जो है आपको CBT 2 में जो है आ चुका है। CBT 2 जो है उसमें ये इस बार आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। लोग सब ये सब आर्टिकल 38 पढ़ते नहीं हैं, तो इससे वो याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो देख लीजिए इसका ये क्या क्या कहता है कि स्टेट को ये मैंडेट देता है कि आप जो है सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ाइए, पीपुल का वेलफेयर करिए, इनइक्वलिटी को कम करिए। ठीक है, और किस में इनइक्वलिटी कम करिए? इनकम में, स्टेटस में। अब इसके रिलेटेड जो है एडिशनल फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसी में देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है कि जो आर्टिकल 38 का क्लॉज बी है वो कहता है कि हमको इनइक्वलिटी कम करना चाहिए। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आर्टिकल 38 क्लॉज बी जुड़ा है। ठीक है, ये हम लोग को इंश्योर करता है कौन सी जस्टिस? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, और ये जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है, समाजवादी प्रिंसिपल में ये आता है। ठीक है, अब ये देखिए ये है कि किसने कहा था, हु डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोबल फीचर किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से संविधान के जो इस हिस्से को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, वही फैक्ट्स अब आगे आप देखिए। आप जैसे जानते हैं कि BR अम्बेडकर ने नोबल फीचर कहा था और उन्होंने ये कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो है ये लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है। अच्छा, आप देखिए ये क्या होता है कि आगे आपसे ये पूछ सकता है कि कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रेवलिन ऑस्टिन ने। ठीक है, और कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं संविधान की अंतरात्मा। ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। तो उन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी को एक ऐसा चेक है जो बैंक जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसका पेमेंट करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी के बारे में केटी शाह ने क्रिटिसाइज़ किया था, और क्या कि चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था कि ये कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने डीपीएसपी को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो आप कह दीजिएगा ग्रेवलिन ऑस्टिन। अब देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज इनरिच्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये किस भाग में निहित है? तो ये पार्ट 4 में है।
ये डायरेक्ट डीपीएसपी भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जानना चाहा कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी ही है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए कि ये जो है किस में है, इक्वल फेपोर इक्वल वर्ग जो है, अगर ये पूछ देगा डायरेक्ट ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 39D ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये इसमें आता है। अब आप समझ गए। और इस तरह से जो है आर्टिकल 39 ये भी देखता है कि हम लोग जो है ये लाइवलीहुड मिले, और ये भी जो है समाजवाद की आइडियोलॉजी है। ठीक है, यह सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का अनुसरण करता है। अब देखिए 40वां नंबर सवाल देखिए कि आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो कौन आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के संगठनों से संबंधित है किस वैचारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपको गांधीयन। ठीक है, गांधीवादी। ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बांट दिए। ठीक है, आप देखिए आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर है जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात करता है। अच्छा, अब आपसे और ये पूछ सकता है कि गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 43, 46, 47, 48। ठीक है, ग्राम पंचायत को जो है लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट स्टेटस में मिला है कौन से, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस आर्टिकल के तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, तो आर्टिकल 44। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है कि 4 दोनों बराबर है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही बात करता है कि सब बराबर है, तो 44 ये एक याद करने का ट्रिक हो गया। ये लिबरल प्रिंसिपल की अंदर फॉल करता है, और लिबरल प्रिंसिपल के अंदर और आर्टिकल जो फॉल होता है वो होता है 45, 48 से 49, 50 और 51। ठीक है, आप देख लीजिए। ये लिबरल प्रिंसिपल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो उदार सोच के होते हैं ना, जो खुले विचार के होते हैं, उसे हम लोग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 43 भी जो है वो किस चीज़ की बात करता है, वो बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है आपको 57वां संविधान संशोधन 2011 में। अब इससे रिलेटेड फैक्ट जो है आप देख लीजिए कि आर्टिकल 43 को जो है 43B को जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। ये कहता है कि हम स्टेट को ये प्रमोट करता है कि आप जो है वॉलेंट्री फॉर्मेशन करिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, अब आप और चीज़ में देख लीजिए फैक्ट कि 42वां संविधान संशोधन से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे डीपीएसपी में, 39F, 39A, 43A और 48A, और 86वां अमेंडमेंट में जो है वो सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था किसका, आर्टिकल 45 का। हिंदी में भी देख ले सकते हैं कि आर्टिकल 43 भी कहता है यह राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच हिस्टोरिक केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला स्थापित करता है। क्योंकि आप इसका देखिए पहले आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें होता क्या है कि जैसे आप देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो कोर्ट से आप इन्फोर्स करा सकते हैं, अगर सरकार आपको नहीं देगी तो आप कोर्ट जा करके इन्फोर्स करा सकते हैं। डीपीएसपी आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी जो है क्योंकि जनता के कल्याण की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि हमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी इन दोनों के बीच में जो है समन्वय बना के चलना होगा, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। तो ये किस केस में कहा, तो मिनर्वा बिल केस में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड हिस्ट्री जो है जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं कि डीपीएसपी सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा है। तो चंपककरण, एक मिनट सॉरी, चंपकम दोराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा डीपीएसपी के ऊपर, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से ऊपर है। अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कहीं कन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट ऊपर चला जाएगा। और केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को बदल सकता है, लेकिन
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता है। ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर फंडामेंटल राइट टॉपिक पे जो क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो इस चैनल पर डला हुआ है, उसमें मैंने आपको ये बताया है। वहाँ जाके आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए, मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमको बैलेंस बनाना है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। चंपकम दोराइजन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी पे प्रिवेल करेगा, मतलब पहले फंडामेंटल राइट को तरजीह देंगे। और केशवानंद भारती केस में कहता है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को भी बदल सकता है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। देखिए, अब देखिए, ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस समिति ने भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा आपको सवर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इन्होंने ये सिफारिश किया था। और ये कब किया था? तो 1976 में किया था। और देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात है, कमेटी ने जो है ओरिजिनली 8 ही ड्यूटीज़ बताए थे, लेकिन 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, तो उससे जो है 10 ड्यूटीज़ में जोड़ा गया। कुछ इसके ड्यूटीज़ को रिजेक्ट भी किया गया था, जैसे कि पेनल्टी इम्पोज करना कि अगर कोई अपना ड्यूटी नहीं करता है या टैक्स नहीं देता है तो उस पर पेनल्टी लगाइए। तो ये भारत सरकार ने नहीं माना था। तो आप देखिए, करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो करेंटली जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, हाँ, करेंटली जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए, शुरुआत में तो मैंने आपको बताया था कि 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी था, लेकिन जो 11वां ड्यूटी है, 11 ड्यूटी, ये प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन एज 6 to 14, ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जुड़ा है। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी था, 11, और ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जुड़ा था? तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था, जिसमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना था चिल्ड्रेन को एज 6 to 14। अब देखिए, करेक्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, दोनों में क्या अंतर है? तो अब देखिए, इसका जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसमें लंबा लंबा अगर क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे आसान है। इसमें आपको जो है ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में फोकस करता है, और डीपीएसपी जो है वो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात करता है। ये कैसे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब फंडामेंटल राइट में है, तो ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार पर ध्यान देता है। और डीपीएसपी में क्या बात करता है कि सबको फ्री लीगल एड मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, पंचायत जो है पंचायत का गठन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो समाज के जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर का बात करता है। तो यही इन दोनों में एक डिफरेंस है। और एक और बड़ा डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसिएबल है कोर्ट में, उसको जा कर के आप जो है कोर्ट से अपना इन्फोर्स करा सकते हैं, और डीपीएसपी को आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते। फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ये राज्य को जो है रोकता है कि तुमको भाई जनता का हक नहीं छीनना है। और डीपीएसपी जो है पॉजिटिव है, क्योंकि ये राज्य को बताता है कि आपको जनता के लिए क्या क्या चीज़ करना है। तो आप आगे का क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 50 में। ठीक है, इसको भी याद करने का ट्रिक है कि क्या कह रहा है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग रहे, मतलब दोनों में 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कैसे? तो आर्टिकल 50, दोनों में 50-50 का बंटवारा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप आर्टिकल 49 भी आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस की बात करता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। और ये सब जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के पार्ट। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है आपको, लेकिन मैं एक बताता हूँ कि आर्टिकल 51A टू HI तक जो है वो आपको A to I तक जो है सारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी सब है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपको याद रहना चाहिए, और उस तरह से जो अगर आप याद करिएगा तो 11 कहाँ से हुआ? A से लेकर के K तक रहता है।
आप जब के तक रहता है तो आप उसके लिए जो है याद करने का एक ट्रिक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जैसे अभी पूछ दिया डायरेक्ट, कभी पूछ देता है कि आर्टिकल 51A क्लॉज जी क्या है, तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये जी है, जी से मतलब आप कह सकते हैं ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब हरियाली, और जहाँ हरियाली का बात होगा तो यही नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये एक ट्रिक दे दिया आपको कि आर्टिकल 51A क्लॉज जी जहाँ आपको दिखे तो जी से आप ग्रीनरी याद करिएगा, ग्रीनरी मतलब हरियाली, और हरियाली से ये नेचुरल इन्वायरमेंट वाला आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अब यहाँ पर कुछ और भी दिया है, जैसे कि आर्टिकल 51AH जो है, ये एच से आप याद कर सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म बढ़ाने की बात करता है। और आर्टिकल 51AI जो है वो बात करता है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज नॉट एडेड और अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वैसे एक बात बता दूं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसमें पूछा कौन सा आर्टिकल 42nd से नहीं जुड़ा था, तो कौन सा होगा? आप जानते हैं ये हो जाएगा आर्टिकल 43B, क्योंकि ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा है, जो मैंने आपको भी बताया। और जितने भी अमेंडमेंट है, आर्टिकल 39F जो एजुकेशन और इसका बात करता है, 39A इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, और आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब जो है आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये सब जुड़ा है। तो ये सब आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देता है, आर्टिकल 48 है, 43 है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल डिफाइन द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 4 ऑफ DPSP। तो जैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, तो DPSP के रिस्पेक्ट में स्टेट को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? तो ये डिफाइन करता है आपको आर्टिकल 36, ये डिफाइन करता है DPSP के आधार पर स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन ऑफ स्टेट हियर इज आइडेंटिकल टू द मीनिंग गिवन इन आर्टिकल 12 इन फंडामेंटल राइट पार्ट 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 मौलिक अधिकार में, वही परिभाषा है राज्य का जो फंडामेंटल राइट में, लेकिन वहाँ आर्टिकल 12 में है, यहाँ आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 37 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया है कि शासन के लिए मौलिक है लेकिन गैर न्यायोचित है। इसका मतलब ये होता है कि आज यहाँ पर जो आर्टिकल 37 DPSP को डिफाइन करता है कि ये जो है गवर्नेंस के लिए बहुत ही फंडामेंटल है, कि गवर्नेंस अगर सरकार को अच्छा करना है तो DPSP को ध्यान रखना होगा, लेकिन नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये कोर्ट में जा करके इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तो ये जो है अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। अगर आपको ये सब वीडियो और अच्छा लगा और भी आप डीप में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।